In Article 107 we started and we read about ordinary bills. Ordinary bills कहाँ दिए हुए हैं 107 में. ये मैंने आपको बताया था कि ये किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है, कैन बी ओरिजिनेटेड इन एनी हाउस, एंड फिर राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों का पास ऑन करना जरूरी है, एंड प्लस इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस. दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट. भले इसको राज्यसभा इंट्रोड्यूस कर ले या लोकसभा इंट्रोड्यूस कर ले, कोई भी हाउस में ये इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप, ठीक है. और फिर मैंने लैप्स बताया था. ओके, माय क्वेश्चन टू यू इज कि एक बिल कब लैप्स हो जाता है, कब एंड हो जाता है राज्यसभा में? जनरल रूल ये याद रखना है कि राज्यसभा में बिल लैप्स नहीं होता वैसे, मतलब ठीक है आपने एक्सप्लेनेशन बताया, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि लोकसभा में लैप्स हो जाता है बिकॉज व्हाई इट इज अ टेम्परेरी हाउस. लैप्स यानी कि एंड हो जाता है. और आप देख लेना लेक्चर्स, आपको तो समझ में ही नहीं आएगा नहीं तो. जॉइंट सिटिंग्स, फिर मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरी बिल्स हमने ये करा, और 108 में मैंने बताया कि जॉइंट सिटिंग्स कैन बी डन इन ऑर्डिनरी बिल्स. कब कर सकते हैं? जब 3 सिचुएशंस में वी कैन कंडक्ट जॉइंट सिटिंग. एक तो अगर एक बिल ने, एक हाउस ने रिजेक्ट कर दिया बिल, या फिर सेकंड में दूसरे हाउस ने डिसएग्री कर दिया, या फिर व्हेन देयर इज अ डेडलॉक ऑफ 6 months. लेट्स से कि लोकसभा अपने पास रख के बैठ गया या राज्यसभा, एक हाउस ने इंट्रोड्यूस करा दूसरा पास ही नहीं कर रहा है, तो फिर डेडलॉक में प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर द जॉइंट सिटिंग. अच्छा, फिर मैं आपसे तो 106 पूछ रही थी. अच्छा आप चलो बताओ फिर 109 मनी बिल कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? नो, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होता है, बट राज्यसभा करती है लोकसभा. लोकसभा. प्लीज याद रखो, मनी बिल इज द ओनली बिल विच इज इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा. एंड फिर उसमें मैंने देखो, अगर आपको सुप्रीमेसी मनी बिल में ना लोकसभा की होती है, तो सिर्फ लोकसभा मनी बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है. एंड राज्यसभा का इतना ऑब्वियसली पास तो राज्यसभा भी करेगा, बिकॉज कोई भी बिल एक्ट तब बनता है ना जब दोनों हाउसेस पास करें. हाँ जी, राज्यसभा ही पास करती है ना. देखो क्या होता है, लोकसभा ने कोई मनी बिल इंट्रोड्यूस करा, लेट्स से कि अब हमें कोई टैक्स इम्पोज करना है, कोई भी न्यू टैक्स हमें, ठीक है, इम्पोज करना है. तो लोकसभा ने इंट्रोड्यूस कर दिया बिल. अब दूसरे हाउस के पास जाएगा बिकॉज इसने तो कर दिया अपनी तरफ से. नाउ इट विल गो टू राज्यसभा. राज्यसभा का पता है क्या रोल है इसमें? राज्यसभा का इतना रोल है कि इसको वैसे तो पास करना ही पड़ता है, नहीं कर भी देता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, बट एज पर बेयर एक्ट ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि ये बोलेगा कि कुछ अमेंडमेंट्स करके राज्यसभा विल टेल लोकसभा कि कुछ अमेंडमेंट्स करो, और वो 14 डेज के लिए विद होल्ड करके रख सकता है बिल, लेकिन 14 डेज के बाद इसको पास करना ही पड़ेगा. एंड देन प्रेसिडेंट का ऐसे देने के बाद इट विल बिकम एब्सोल्यूट. ठीक है, तो ये होता है आपका 14 डेज वाली चीज दी हुई है 109 में. एंड मनी बिल में मैंने आपको बताया था 1010 में कितने दिए हुए हैं क्लॉजेस. देयर आर 7 सिचुएशंस जहाँ पे जैसे कोई टैक्स है उसको रिड्यूस करना, एबॉलिश करना, रिमिट करना, दैट इज ऑल. एंड देन कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हैज अ रोल टू प्ले इन इट. ठीक है, ये सब पढ़ा था हमने. एंड ऑल्सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि फाइनल डिसीजन किसका होता है मनी बिल में? प्रेसिडेंट का ही होता है. जब लोकसभा ने पास किया प्रेसिडेंट के कंसेंट के साथ पास होता है. 110 क्लॉज 3 पढ़ो नहीं, थोड़ा ऊंची पढ़ो, मेरे को भी सुनाई देगा. 110 कोई भी पढ़ लो, 110 क्लॉज 3 पढ़ो जरा. If any question arises, whether a bill is a money bill or not, the decision of the Speaker of the House of the People thereon shall be final. तो एंड में क्या होता है ना कि देयर आर लॉट ऑफ फाइट्स गोइंग ऑन इन लोकसभा, फाइनलाइज ही नहीं हो रहा मनी बिल, तो
इसमें जो स्पीकर होगा ना, स्पीकर सिर्फ लोकसभा में होता है, सो स्पीकर का डिसीजन विल बी फाइनल. सो आई कीप टेलिंग यू वन थिंग. व्हाट डू आई टेल? आपने बोला कि जो लोकसभा या फिर राज्यसभा पे प्रेसिडेंट के कंसर्न के साथ बिल पास हो जाएगा. प्रेसिडेंट तो एसेंट देता है ना. तो लास्ट में सिर्फ उन्हें साइन देखो क्या होता है, कोई भी बिल एक एक्ट कैसे बनता है, पहले तो बेसिक समझो. देखो बिल एक बिल है, ठीक है. जैसे मैं कोई बिल पास करना है, जैसे लेट्स से कि BNS क्रिमिनल लॉस आया है, इट्स ओके. सुनो, BNS आया है, ठीक है. किसी एक हाउस ने, लोकसभा ने पास कर दिया, ठीक है. अब क्या हुआ, ये जाएगा राज्यसभा के पास. राज्यसभा ने क्या करा, इन दोनों ने पास कर दिया. अब जब तक प्रेसिडेंट के साइन ही ना होते इस पे, तो जब बोलते हैं ना एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये DM द्रौपदी मुर्मू, ठीक है. तो जब तक ये साइन ही ना होते तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है. बस ये बोल रही हूँ. देखो साइन तो उसमें ये करेगा, पर ये पता मैं कौन सी स्टेट बोल रही हूँ कि लोकसभा ने बिल पास कर दिया, ठीक है. बिल पास्ड बाय लोकसभा. अब राज्यसभा ना 14 डेज के बाद भी लेट्स से दे ही नहीं रही है कुछ, मतलब अपना डिसीजन. तो अब इसके क्या होगा, इसके बाद ये स्पीकर इसको बोलेगा राज्यसभा को कि गिव योर डिसीजन, एंड फाइनली फिर अगर लोकसभा के स्पीकर ने कोई भी चीज बोली मनी बिल में, वो फाइनल होगी, एंड प्लस बाद में प्रेसिडेंट अपना साइन करेगा. ये चीज बोल रही हूँ. फाइनल तो फिर प्रेसिडेंट. फाइन, पर डायरेक्ट में क्या लिखा है कि डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल विल बी फाइनल इन केस ऑफ मनी बिल. बाकी मनी और ऑर्डिनरी बिल्स में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ मनी बिल्स में ही ऐसा होता है. समझ गए? ठीक है, चलो. तभी मैं बोलती होती हूँ आपको रिवाइज करा करो. आपको ना दिन में 4-5 सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपको बस एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन बहुत ढंग से उसको बार बार पढ़ो. कोई बात नहीं, हो जाएगा. इट्स ओके. अभी यू आर अ फर्स्ट टाइमर, जब धीरे धीरे करते रहोगे आ जाएगा. अब 111 स्टार्ट करते हैं. SN2 bills. Please come to 111. When a bill has been passed by houses of parliament, यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा ने कोई बिल को पास कर दिया, it shall be presented to the president and president shall declare either that he assents to the bill or that he withholds its essence. Please underline the word either he assents to the bill or he withholds. बोल रहे हैं कि अगर कोई अगर कोई बिल गया लोकसभा राज्यसभा में, पास कर दिया दोनों ने, अब उसके बाद प्रेसिडेंट की मर्जी होती है. एसेंट मतलब या तो वो साइन करके एक्सेप्ट कर ले, विदहोल्ड मतलब अपने पास ही रखे और साइन ही ना करे, उसका मतलब होता है विदहोल्ड करना. अब प्रोवाइजो पे आ जाओ. प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट मे एज सून एज पॉसिबल आफ्टर the presentation to him of a bill for assent, return the bill if it is not a money bill, इसको अंडरलाइन करो, to the houses with a message requesting that they will reconsider the bill or any specified provisions thereof, and in particular will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message. And when a bill is so returned, the houses with or without amendment and presented to president for assent, the president shall not withhold the assent. So what does it mean? देखो firstly इन्होंने लिखा है provided that the president may as soon as possible after the presentation to him of a bill for assent. अब क्या होगा, अब इसका मैंने बताया ना, लोकसभा राज्यसभा के पास गया, नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रेसिडेंट का साइन करना. लेकिन इन्होंने लिखा इफ इट इज नॉट अ मनी बिल. देखो मनी बिल में आपने अभी ये तो देख लिया कि राज्यसभा की कितनी पावर है, प्रेसिडेंट की भी कोई पावर नहीं है. प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है विदहोल्ड करने की, ऐसे कि मैं अपना साइन इसमें नहीं करूंगा. लेकिन मनी बिल के केस में ऐसा नहीं कर सकता. इसको बोलते हैं वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट. आपने बहुत जगह वीटो पावर का सुना होगा, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि आप जैसे जो सारे ऑर्डिनरी बिल्स है ना, तो उस पर तो क्या कर सकते हो आप, अपना क्या करते हो, प्रेसिडेंट कहेगा कि नहीं पहले ही अमेंडमेंट्स करके लाओ बिल में, मैं तभी पास करूंगा. लेकिन वीटो पावर में क्या होता है, वीटो पावर में होता है वो बोलता है कि लेकिन मनी बिल में क्या होता है, मनी बिल में ही कैन नॉट विदहोल्ड द एसेंट. देखो थोड़े से वीटो पावर के बारे में लिखो, वीटो पावर के टाइप्स डिस्कस करते हैं. कोई बता सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वीटो पावर इज देयर इन इंडिया? एनी आइडिया?
बताओ। चलो कोई बात नहीं, लिखो। मुझे सुन ही नहीं रहा है ना। सुनना भी चाहिए ना। बोलने में सुनो तो क्या करो ना कुछ नहीं था। वीटो पावर देखो 3 टाइप के होते हैं। वीटो पावर का बेसिकली मतलब होता है द प्रेसिडेंट्स पावर टू विदहोल्ड द बिल। ठीक है, अब ये समझते हैं 3 डिफरेंट टाइप की वीटो पावर्स होती है। एक होती है एब्सोल्यूट, फर्स्ट, सेकंड इज सस्पेंसिव, थर्ड क्या है? पॉकेट वीटो। मम्मी पॉकेट में तो समझा रही हूँ, लिखो पहले। ठीक है, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ वीटो पावर्स दैट अ प्रेसिडेंट हैज। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट वीटो पावर, second is suspensive veto power, and third is pocket veto. देखो एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि प्रेसिडेंट क्या करता है, ये विद होल्ड कर लेता है अपना एसेट। ठीक है, लेट्स से कि किसी ने, लेजिस्लेचर ने, दोनों हाउसेस ने क्या करा, एक बिल पास कर दिया, लेकिन प्रेसिडेंट मना कर देता साइन से, कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा। उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट यानी कि वो साइन ही नहीं करेगा उस पे। तो एब्सोल्यूट के नीचे लिख लो, प्लीज राइट डाउन, व्हेन द प्रेसिडेंट withholds the bill passed by legislature, that is called absolute veto power। ठीक है, और ये इंडिया में 2 बार यूज हो चुकी है। इट हैज बीन यूज्ड ट्वाइस। एब्सोल्यूट वीटो पावर की बात करें, एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यूज करी थी, एंड सेकेंड टाइम इट वाज यूज्ड बाय आर वेंकटा रमन। ठीक है, तो these 2 presidents use this power of absolute veto power। ठीक है, देखो एक होती है सस्पेंसिव वीटो पावर। एब्सोल्यूट में तो होती है कि आपकी मर्जी है, जो मर्जी करो, लेकिन सस्पेंसिव पावर थोड़ी सी इससे कम पावर होती है। इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट बोलता है कि ठीक है आपने जो बिल पास करा है, अग्री विद एवरीथिंग, बट इसमें थोड़ा सा रिकंसिडर करो, इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करो। आपका बिल पूरा ठीक है, लेकिन ये जो क्लॉज 4, 5, 6 है ना, 3 चीजें इसको चेंज कर दो। जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, तो जब प्रेसिडेंट बोलता है ना कि कुछ चीजें चेंज करो, तो उसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो पावर। तो सस्पेंसिव वीटो पावर के सामने प्लीज लिखो नीचे, when the president returns the bill for reconsideration, that is called suspensive veto। and इसके नीचे लिख लो ब्रैकेट में, this power cannot be exercised in money bill। this power cannot be exercised in money bill, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? Exactly। कहने का मतलब है कि अगर प्रेसिडेंट को लगा भी ना इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी है, तो बोल ही नहीं सकता, उसको साइन करने ही पड़ेंगे। दैट इज सस्पेंसिव वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है कि जब कहते हैं ना कि आप क्या करते हो, मम्मा ने बोला कि थोड़े पैसे देना, आपने पॉकेट से निकालते ही नहीं हो, तो पॉकेट वीटो भी प्रेसिडेंट का ऐसे ही होता है। वो क्या करता है कि वो कुछ बोलता ही नहीं है। जैसे बिल हुआ ना, उसने बोला कि कुछ रिकमेंडेशन करो, ठीक है, उसने बोला ही नहीं कुछ मेरे को अमेंडमेंट्स तुम्हें करनी है कि नहीं, ना ही उसने साइन करा, वो बस चुप रहा। ठीक है, तो उसको बोलता है पॉकेट वीटो। तो प्लीज इसके सामने लिख लो एक बार। हाँ हाँ, यू कैन नहीं, देखो विद एब्सोल्यूट और इसमें पॉकेट में क्या डिफरेंस है? उसमें तो एब्सोल्यूट विद होल्ड का मतलब होता है कि साइन करना ही नहीं है। विद होल्ड में तो होता है वो बोल रहा है कि मैं तो कभी साइन करूंगा ही नहीं, मुझे लगता है कि बिल सही नहीं है। एब्सोल्यूट में होता है कि वो बोलता है कि मुझे साइन ही नहीं करने। लेकिन पॉकेट वीटो में क्या होता है कि वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, ना तो वो ये बोल रहा है कि मुझे साइन करने या नहीं, वो बस चुप बैठा हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहा है। लिखो पॉकेट वीटो के सामने, समझ आ गया?
ओके लिखो, when the president decides to take no action, when the president decides to take no action, or when he doesn't give any response, when he doesn't give any response with respect to the bill, with respect to the bill is called the pocket veto power of the president. ठीक है, एक बार क्या हुआ था, देयर वाज दिस प्रेसिडेंट, ज्ञानी जैल सिंह था उनका नाम, ठीक है। तो ज्ञानी जैल सिंह ने क्या करा, फॉर ऑलमोस्ट 1982 से लेके 87 तक, ठीक है, 5 साल तक इन्होंने एक बिल था ना ऐसे ही करा ना, इन्होंने वो कुछ लेजिस्लेचर से, बिकॉज क्या होता है ना, लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट का होता रहता है कम्युनिकेशन कि साइन करना है नहीं करना है, इन्होंने क्या करा, ही डिड नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स ओनली, तो और फिर बाद में इनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, उसके बाद कोई पॉकेट वीटो बाद में यूज नहीं करी किसी ने, ठीक है। आप करो, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो, पर इतनी 5 साल के लिए इज वे टू मच, तो इनका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। तो आपको समझ में आ गया इन सब के बारे में। एब्सोल्यूट का मतलब कि वो मना कर देता है कि मैं साइन नहीं करूंगा, और पॉकेट में क्या करता है कि ना वो मना करता है और अपने पास ही रखा पॉकेट में बिल। सस्पेंसिव में वो साइन नहीं करता, वो बोलता है कि पहले कुछ अमेंडमेंट्स करके आओ, ठीक है, कुछ कंसिडरेशंस लो, मेरी थोड़े सजेशंस लो, वो इंट्रोड्यूस करोगे तो मैं बिल को एक्ट बनाऊंगा, समझ गए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यही था इसमें, तो प्रोवाइजो में ये सारी चीजें लिखी हैं जो मैंने आपको समझाई हैं। अच्छा, एक ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स, प्लीज राइट डाउन, यूएस प्रेसिडेंट, ऐसे ना ब्रैकेट में नोट बना के लिख लो, समटाइम्स दे डू आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दिस आल्सो, यूएस प्रेसिडेंट कैन होल्ड बिल फॉर ओनली 10 days। एक्चुअली ये वीटो पावर के, इसके पॉकेट वीटो के रिस्पेक्ट में है, पॉकेट वीटो पावर। देखो, अब जो यूएस का प्रेसिडेंट है ना, लिख लो, कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने मर्जी, उसने तो 5 साल रखा था ना, ठीक है। तो कई बार ना दे आस्क यू क्वेश्चन कि हुज पावर इज बिगर, हुज पावर इज मोर वाइड, यूएस के प्रेसिडेंट की पावर पॉकेट वीटो में या इंडिया के प्रेसिडेंट की, तो यूएस तो इंडिया के प्रेसिडेंट की, बिकॉज ये तो 10 days के लिए ही होल्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इंडिया और इसमें, ठीक है। चलो अब आ जाओ 112 पे। कभी आपने वो देखे हैं सेक्शंस बजट की, बजट डिसाइड हो रहा है, कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट मेकअप के प्राइस बढ़ा देती है मेकअप का प्राइस बढ़ा दिया, चलो मेकअप का बढ़ा दो लेकिन पेट्रोल का मत बढ़ाओ, लाइक दैट इज वे टू मच। पर आजकल पेट्रोल भी बहुत, ठीक है, टोमेटोज के प्राइस बढ़ गए, तो उसको बजट होता है ना कि बजट बेसिकली आप, जैसे आप पीजी में रहते हो, अपना बजट बनाते हो ना, इस महीने मैंने 15,000 रेंट देना है, ठीक है, इतना 3-4,000 तो कुछ बर्गर खा लिए कभी, और बाकी के जो पैसे बचे कभी मूवी देख ली, वैसे देखते नहीं हो मुझे पता है आप सीधे घर ही चले जाते हो ठीक है। तो आपका एक बजट होता है कि मैंने महीने में बस 25 मैक्स 30 तक स्पेंड करने हैं, कोई फॉर्म फिल करने आ गया फिर और भी बहुत ज्यादा, तो आपका एक बजट होता है। ऐसे ही ना गवर्नमेंट का भी बजट होता है, तो 112 में वो बजट के बारे में उन्होंने डिस्कशन करी हुई है। आपने किसी ने अकाउंट्स रखी थी प्लस 2 में, ठीक है, वो होता है ना डेबिट क्रेडिट, ठीक है, तो वो होता है कि कौन से पैसे हमने लिए हैं और कौन से देने हैं, ठीक है। तो ये एक बैलेंस शीट होती है गवर्नमेंट की भी, तो वो अपना बजट क्या करते हैं, वो पहले ही डिसाइड करके रख देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2023, आपको पता है जो अभी खर्चे होने हैं इस साल सरकार करेगी, तो वो 2023 और 24 का बजट मार्च में बन जाता है, पहले ही बन जाता है, ठीक है। तो ये पूरे साल का बजट होता है, फिर दोबारा 1 साल बाद फिर से बजट बनता है। तो 31 मार्च आई थिंक 1 अप्रैल को 2023 में जैसे बजट बन गया था, तो हर साल ऐसे बजट बनता है गवर्नमेंट का। इसको बोलते हैं हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर गिवन अंडर 112 आर्टिकल।
एंगल, ठीक है। जैसे देखो, एक होता है रेवेन्यू और एक होती है कैपिटल रिसीट्स। देखो रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स में बेसिकली आपके एसेट्स, आपने अकाउंट्स पढ़ी हुई है, एसेट्स और लाइबिलिटीज, मतलब बताओ क्या होता है इसका। 2 साल पढ़ी है ना। हाँ जी, बीकॉम की हुई है मैम मैंने तो। ओह हाँ, बताओ बताओ। एसेट्स होते हैं जो प्रेसिडेंट देता है और लाइक वो एसेट है, ये एसेट्स है, आप बताओ। हाँ हाँ मैम जैसे मैम बिजनेस के अंदर फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, हाँ। या लाइबिलिटीज होती हैं जो क्रेडिटर्स को जैसे पैसे होते हैं ना देने होते हैं हमें, वो हमारी लाइबिलिटीज। एग्जैक्टली। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लेट्स से नेपाल को हमने लोन दे दिया, ठीक है, तो वो हमारी एक लाइबिलिटी हो गई। ये लेट्स से हमें अमेरिका को लोन वापस करना है, तो वो हमारी लाइबिलिटी है। और एसेट है कि लेट्स से कि हमने अपने कुछ प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, वो चाइना वालों को भेज दिए, पर उल्टा है, हम भी चाइनीज प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमने चाइना वालों को, तो अब पैसे आने हैं, तो वो हमारे हो गए एसेट्स, ठीक है। तो यही हमारी ऐसी ना कैपिटल रिसीट्स होती हैं प्रिपेयर। तो गवर्नमेंट देखती है कि इस साल हमने कितने, अब जैसे कोविड में हमारा बहुत खर्चा हो गया था, हॉस्पिटल्स पे इतने पैसे लगे, फिर गवर्नमेंट को नई नई स्कीम्स, राशन बहुत ज़्यादा देना पड़ा, स्पेशली इट वाज गिवन टू पुअर स्ट्रेटा ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये एनुअल फाइनेंशियल जो होती है ना स्टेटमेंट, इट्स ऑल अबाउट डिसाइडिंग बजट, कि अब हमारा बजट, हमारे हाथ में कितने पैसे हैं और हमें कितने खर्च करने हैं। रिजर्व में भी रखते हैं ना, वहीं से पैसे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होते हैं पैसे, ठीक है। एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, दैट इज कॉल्ड द तिजोरी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जहाँ पे आपकी, अगर लेट्स से आप फ्यूचर में चीफ जस्टिस बन गए हाई कोर्ट के, बोल रहे हैं वाह मैम, पहले मैजिस्ट्रेट तो बन जाए ठीक है, तो आप कल को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज बन गए, ठीक है, तो आपकी जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होगी। तो बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सारा पैसा पड़ा होता है पूरी सरकार का, ठीक है। चलो एक बार आ जाओ इस पे, वेयर एक्ट पे क्या हुआ, सॉरी नहीं करके आई उधर। क्या मैं समझी नहीं? कुछ मैं चोरी मत करके आराम से पूछ रही हूँ। चलो वापस आ जाओ। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112, The President shall, in respect of every financial year, cause to be laid before both houses of Parliament a statement of the estimate receipts and expenditure of Government of India for that year in this part referred to as annual financial management। तो कहते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ना, ये आपके दोनों हाउसेस के सामने क्या करते हैं, फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट रखते हैं कि अब हमें इतने रिसीट्स और इतने एक्सपेंडिचर, ठीक है, हमें ये खर्चे करने हैं इस साल, और वो पूरी क्या करते हैं, वो रख देते हैं पूरी बजट स्टेटमेंट प्रेजेंट। और ये ज्यादातर फाइनेंस मिनिस्टर ही करते हैं। कौन है हमारे इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर, बताना। हाँ जी, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? आप सब ना, मैं आपको बताती हूँ, आप यूट्यूब छोड़ो और लोकसभा चैनल देखा करो मिसेस निर्मला सीतारमन, ठीक है। आप जीके भी थोड़ी, मैं तभी बोलती हूँ न्यूज़पेपर पढ़ा करो, मतलब पढ़ा करो, जरूरत है। चलो सेकंड पे आ जाओ। द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर embodied in annual financial statement shall show separately, clause A, the sum required to meet expenditure described by this constitution as expenditure charged upon consolidated fund of India। तो कहते जो हमें खर्चे करने हैं, ठीक है, वो कहाँ से हम लेंगे सारे पैसे, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का लास्ट में एक आर्टिकल भी है, दैट विल डील लेटर ऑन। Clause B, the sums required to meet other expenditure proposed to be made from consolidated fund of India। देखो clause A में देखा है कि जो तो एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब करा है कि जैसे सैलरीज वगैरह बांटनी है, वो तो अलग चीज है। ये कई बार क्या होता है, अदर एक्सपेंडिचर, अब जैसे कोरोना आ गया था या कोई लेट्स से वॉर हो गई इंडिया में, गॉड फॉरबिड ना हो, सो व्हाट, तो वो अदर एक्सपेंडिचर में आ जाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ठीक है। और वो ज्यादातर हमें एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है और एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। लेटर ऑन वी विल डील विद इट, बट अभी बता रही हूँ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हम इमरजेंसी सिचुएशंस में उसके साथ डील करते हैं।
and shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditure. तो क्लॉज 1 में आपको देखो याद रखने वाली क्या चीज है कि कौन ले करता है, प्रेसिडेंट करता है बिफोर बोथ द हाउसेस, ठीक है। आप क्लॉज 2 में बस ये याद रखो जो भी गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, ज्यादातर 112 में से ना आपको क्वेश्चन पता क्या आएगा कि 112 की हेडिंग क्या है, क्लॉज 1, दैट्स इट। लेकिन हम फिर भी क्लॉज 3 पढ़ेंगे। The following expenditure shall be expenditure charged upon the consolidated fund of India. देखो एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर चार्ज को अंडरलाइन कर लो। ये स्पेसिफिकली डील करता है सैलरीज, जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है, जो मेन ऑफिसेज हैं उनकी सैलरीज के साथ डील करता है ये। क्लॉज ए, emoluments and allowances of president and other expenditure related to his office, और please underline president। तो पहली बात तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हम क्या लेंगे, मतलब क्या पड़ा होता है उसमें, प्रेसिडेंट की सैलरी। प्रेसिडेंट की सैलरी एट द मोमेंट देखो आपके ना, जैसे पहले जब बना था ये तब तो बहुत कम होती थी सैलरी, एक टाइम पे तो बहुत कम होती थी, बट जैसे जैसे अब तो बोलते हैं ना कि अब तो 100 रुपए तो इट्स लाइक जस्ट, जैसे 1 रुपया पहले के जमाने था, 5 रुपए थे, वैसे है आजकल 100 रुपीज। सो सिमिलरली प्रेसिडेंट की सैलरी भी जैसे, तो आपका फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस होते हैं ना ये फाइनेंस कमीशन, मतलब हर साल या हर 5-5 साल बाद वो इंक्रीज डिक्रीज करता रहता है। तो अभी आपकी ऑलमोस्ट 5 लाख सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, और इनकी हाईएस्ट होती है। क्लॉज बी, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। तो चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी भी इसमें दी हुई है, और इनकी भी होती है ऑलमोस्ट 4 लाख के करीब होती है इनकी सैलरी, ठीक है। सी आ जाओ, डेट चार्जेस फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कॉमा, सिंकिंग फंड चार्जेस। सिंकिंग फंड चार्जेस बेसिकली होते हैं कि जो हम लोन रीपे नहीं करते, कि हमने कोई लोन लिया है, अब जैसे 1991 में आपको पता होगा एलपीजी, उस टाइम पे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो बहुत ज़्यादा क्या हुआ था कि हमारे पास, हमें प्राइवेटाइजेशन जब करनी पड़ी थी इंडिया में, है ना, तो उसमें क्या हुआ था, तो हमें बहुत ज़्यादा लोन देना पड़ गया था। तो सिंकिंग फंड चार्जेस होते हैं कि जब आप लोन पे करते हो किसी और कंट्री को, या फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है, तो एक टाइम में इंडिया ने आईएमएफ से भी बहुत सारा लोन लिया था, तो वो लोन को रीपे करने को बोलते हैं सिंकिंग फंड चार्जेस। एंड रिडेम्पशन चार्जेस एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू रेजिंग ऑफ लोन्स एंड द सर्विसेज एंड रिडेम्पशन डेट। तो बेसिकली सी में लाइक दे आर टॉकिंग अबाउट कि जो भी आपको लोन्स वगैरह रीपे करने हैं, ठीक है, या रिडीम करने हैं, या लोन्स पे करने, हाँ जी, तो वो सी में दिए हुए हैं। डी में आ जाओ, सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस पेबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की सैलरी भी कहाँ होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है। आपको पता है सैलरी कितनी होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, कोई आइडिया? हाँ जी, आप बताओ कि सैलरी कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है, और उनकी जैसे इनकी होती है करीब 2,50,000 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड बाकियों की होती है 2,25,000, ठीक है। नहीं, इसकी होती है 2,80,000, क्योंकि हाई कोर्ट की होगी ना, उसकी 280 होती है ऑलमोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, और इनकी होती है 250 अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। इतनी 2.5 लाख इतनी होती है अप्रोक्सीमेट। द पेंशन पेबल और इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेस एंड फेडरल कोर्ट, और जो पेंशन होती है जजेस की, पेंशन काफी ज्यादा ग्रेट्युटी होती है ना जजेस, नहीं 20-20 लाख पेंशन होती है। नहीं मैम, मतलब वो तो जब रिटायर्ड होते हैं तब मिलती है ना, उसके बाद जो मंथली होती है। हाँ, वो उनको सैलरी मिलती है, प्लस आप जब जज बन जाओगे यू गेट, आपको क्या बोलता है, पेट्रोल का खर्चा मिलेगा, जैसे जो ऑब्वियसली जो सुप्रीम कोर्ट जजेस उनके पास तो कार भी मिलती है, यू विल गेट। हाँ जी मैम, जैसे रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड पेमेंट जो मिलेगी वो तो मिलेगी, आफ्टर दैट जब मंथली मिलता है ना, जो रिटायर्ड आफ्टर रिटायर्ड, तो वो तो 1,50,000 कुछ ऐसे होता है ना। वो ये सारी चीजें आपकी पे कमीशन में मेंशन्ड होती हैं, तो आप डिवाइड करके देख लो, थोड़ी मैच करके देख लो, 20 डिवाइडेड बाय 12 तो उतनी होती है, काफी होती है, लाइक इट्स अ वेरी गुड अमाउंट पेंशन जो काफी मिलती है,
ठीक है। और इनफैक्ट आपको पता है जैसे जो जजेस होते हैं, अगर वो नॉर्मल इंसान कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएगा उसको महंगी मिलेगी, उनको उसमें भी कंसेशन मिलता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी को 20 लाख में कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, दे विल गेट इट फॉर 15। तो आप जैसे टोल टैक्स जैसे ये होते हैं ना, जाते हो अम्बाला तो कितना कितना टैक्स, तब बस कार्ड शो करना अपना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री। फाइनेंशियल वाला था अरविंद पैन, पता नहीं उसका पूरा नाम नहीं है, मैंने उसका पूरा नाम नहीं है। कौन? जो फाइनेंस है हमारा फाइनेंशियल ऑफ इंडिया, अरविंद कौन? मैंने जो इंडिया का फाइनेंशियल का पूछा था ना, फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर, वो तो निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी हैं वो तो मिस्टर, ऑफ इंडिया भी तो वो इंडिया की हैं। अरविंद भी है ना, वो तो केजरीवाल है। नहीं चलो आप कल मेरे से पूछ लेना क्लास के बाद, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ, पेंशन पेबल्स टू जजेस ऑफ एनी हाई कोर्ट which exercise jurisdiction in relation to any area included in territory of India, ठीक है। और बाकी जो आपके जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट, उनकी कितनी पेंशन्स होती है पेबल, इनको भी इनकी भी सैलरी 215,000 के करीब होती है, 2,15,000। फिर ई पे आ जाओ, सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन पेबल टू कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कंट्रोलर जो बेसिकली इज कॉल्ड कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है कि जो पूरे ये अपनी करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, अकाउंट्स का काम संभालते हैं पूरे इसका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को, दैट इज कॉल्ड कैग। If any sum required to satisfy any judgment, decree or award of any court or arbitral tribunal, तो अब क्या आपने देखा होगा कि यूनियन ऑफ इंडिया बहुत सारे केसेस में देखा हो ना, डैश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो यूनियन ऑफ इंडिया क्या है कि गवर्नमेंट के खिलाफ किसी ने केस फाइल कर दिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या करा, गवर्नमेंट हार गई वो केस, तो पैसे कहाँ से दोगे, तो वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कह रहे हैं आप कोई जजमेंट में पैसे हार गए तो वो भी दोगे। G. Any other expenditure by this constitution or by parliament by any law to be charged, तो और बाकी रेजिड्यूरी पावर्स भी इसमें आ गई आपकी, ठीक है। 113, 14, 15, 16 is not at all important from examination point of view, so I'll not teach these. प्लीज आ जाओ 117 पे, which is very very important। तो आपका 107 में तो हो गया आपका ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। 108 में हो गया आपका जॉइंट सिटिंग्स, मतलब जो आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं ना वो 107, 108, 109, 110, 111, 12 एंड देन 17, 117 याद रखने हैं। अभी हमने मनी बिल्स के बारे में पढ़ा, लेकिन मनी बिल्स आर आल्सो लाइक फाइनेंशियल बिल, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेट्स सी स्पेशल प्रोविजंस as to financial bills. Clause 1, a bill or amendment making provision for any matter specified in subclauses A to F of clause 1 of 110 shall not be introduced or moved except on recommendation of president, and a bill making such provision shall not be introduced in council of states। इसका मतलब क्या हुआ, देखो फाइनेंशियल बिल्स लिख लो साइड बाय साइड थोड़ा सा। एक होता है आपका, कोई बात नहीं मैं समझा रही हूँ, फाइनेंशियल बिल 1 इज गिवन अंडर 110 क्लॉज 1, सॉरी 117 क्लॉज 1, ठीक है। और आपका एक फाइनेंशियल बिल 2 है दैट इज गिवन अंडर 117 क्लॉज 3। तो आपका एक बिल तो मनी बिल हो गया 110 वाला, एक ये हो गया। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, देखो फाइनेंशियल बिल में ना जो सारे मैटर्स होते हैं 110 के वो तो होते ही हैं, मतलब मनी बिल्स के जो सारे मैटर्स जैसे टैक्स कम करना बढ़ाना है वो तो होता ही होता है, लेकिन आपके इसमें मैटर्स होते हैं प्लस मैटर्स ऑफ ऑर्डिनरी और जनरल लेजिस्लेशन। जैसे आपकी जनरल लेजिस्लेशन फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ अमेंडमेंट एक्ट कोई करी हमने, FIR में कुछ चेंजेस करे, ठीक है, कोई भी हमने कोई और एक्ट बनाने के लिए कुछ चेंजेस करे ना, उसको भी फाइनेंशियल बिल बोलते हो आप 1, ठीक है। तो आपके फाइनेंशियल बिल में एक तो 110 के सारे मैटर्स आ गए मनी बिल के, प्लस ऑर्डिनरी लेजिस्लेशंस आ जाती हैं इन फाइनेंशियल बिल 1, ठीक है। और ये जो बिल्स होते हैं आपके, ये जो बिल्स होते हैं ना फाइनेंशियल बिल 1, इसमें रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नीडेड,
इसमें क्या होता है कि पहले प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा दोनों हाउसेस को, फिर ही इसकी इंट्रोडक्शन होगी। दैट इज वन पॉइंट। एंड ये क्या होता है कि अब इसमें कई बार क्या होता है बाद में जाके ना आपका जो फाइनेंशियल बिल है दैट इज ट्रीटेड लाइक एन ऑर्डिनरी बिल। प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। क्या होता है कि अब जो चाहे क्या होता है कि यहाँ पे तो आपके ये मैटर्स आ गए 110 और ऑर्डिनरी, और रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नीडेड इन बोथ मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल। भले ही लोकसभा इंट्रोड्यूस करता है लेकिन रिकमेंडेशन दोनों का ही चाहिए होता है इसमें, ठीक है। और ये भी क्या होता है इसमें पहले इंट्रोड्यूस, मैं यहाँ पे लिख लूँ, एक मिनट, ये अभी भूल जाओ, आई एम कमिंग हियर, आई हैव नो स्पेस हियर। पहले लोकसभा इसमें इंट्रोड्यूस करता है फाइनेंशियल बिल, ठीक है, लोकसभा ने इंट्रोड्यूस कर दिया। और किसकी कहने से करा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये जो रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट और लोकसभा वाला पॉइंट कॉमन है दोनों, फाइनेंशियल और मनी। लेकिन बाद में क्या होता है कि लेट्स से लोकसभा ने पास कर दिया बिल, वो तो करेगी क्योंकि इसी ने इंट्रोड्यूस करा था। बाद में जो राज्यसभा है ना वो चाहे तो पास करे या ना करे। इस स्टेज पे आके ये ऑर्डिनरी बिल की तरह इसको हम माने जाते हैं, तभी बोलते हैं कि अ फाइनेंशियल बिल सब्सिक्वेंटली बिकम्स लाइक अ ऑर्डिनरी बिल। तो इनिशियल जो स्टेज होती है ना एक फाइनेंशियल बिल की, फाइनेंशियल बिल में क्या, पहले देखो मनी बिल में क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस हुआ, फिर कैसे हुआ रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पे तो सब सेम है, इन दोनों ने पास कर दिया लोकसभा ने, लेकिन यहाँ पे तो जो राज्यसभा है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन इधर फाइनेंशियल बिल में राज्यसभा चाहे तो एक्सेप्ट कर ले या ना करे। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल बिल 1 एंड दिस, ठीक है। और एक और चीज समझो, फाइनेंशियल बिल 2, अभी मैं आपको ये सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगी वरना आप भूल जाओगे, पहले समझ लो। फाइनेंशियल बिल 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे आपके प्रीलिम्स में तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं इन बिल्स पे। फाइनेंशियल बिल 2, अब फाइनेंशियल बिल 2 ना एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होता है, जैसे हमने 107 में पढ़ा था। इट इज जस्ट लाइक अ ऑर्डिनरी बिल। अब क्या होता है, इंट्रोडक्शन हो सकती है बाय ईदर हाउस, ठीक है, भले इसको राज्यसभा इंट्रोड्यूस कर दे, लोकसभा इंट्रोड्यूस कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो फर्क इसमें इन दोनों में ये है कि जो इसमें ना, बताओ इसमें रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नीडेड और नॉट? देखो मैं बताती हूँ, जो रिकमेंडेशन इसमें क्या होता है कि जो रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट है ना दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट इंट्रोडक्टरी स्टेज। मतलब जब आपने इंट्रोड्यूस करना है तब तो कोई रिकमेंडेशन की जरूरत है, लेकिन बाद में कि इसको जब एसेंट के टाइम पे तो प्रेसिडेंट क्या चाहे तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, तो इसमें रिकमेंडेशन ऑफ दिस प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। देखो क्या होता है इसमें, आपका जो फाइनेंशियल बिल 2 है ना, ठीक है, पहले आप भूल जाओ मनी बिल फाइनेंशियल बिल 1 को। इसमें क्या होता है कि पहले इसमें प्रेसिडेंट रेकमेंड करे या ना करे कोई फर्क पड़ता नहीं है, सबसे पहले उनमें पड़ता था, तो क्या होगा ये वैसे ही हो गया। तो इंट्रोडक्शन क्या हो सकती है, या तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही कर दे, ठीक है। लेकिन जब प्रेसिडेंट के एसेंट की बारी आएगी ना तब रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नीडेड। मतलब एसेंट के टाइम पे अगर वो चाहे तो वो बोल सकता है अमेंडमेंट्स करनी है कि नहीं करनी है। लिखो लिखो लिखो, मैं कोई बात नहीं, अभी प्लीज लिखो फिर मैं समझाती हूँ। थोड़ा डिक्टेशन लिखो फिर तुम्हारे दिमाग में पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मनी बिल के बारे में लिखो पहले। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, फर्स्ट पॉइंट लिखो मनी बिल के बारे में। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, कॉमा, Rajya Sabha has no role to play in introduction. Rajya Sabha Has
no role to play in recommendation. ठीक है, please write down second point. The maximum that Rajya Sabha can do is give recommendation क्या लिखा है मैंने? The maximum that Rajya Sabha can do is give recommendation. Give recommendation, full stop. However, it can keep the bill with itself. For merely merely 14 days, and after that Rajya Sabha is bound to pass it. ठीक है, फिर मनी बिल में ये हो गया. एक नेक्स्ट पॉइंट और लिखो. नेक्स्ट पॉइंट इसी में मनी बिल में द डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज फाइनल. नेक्स्ट पॉइंट इसी में President can't return money bill, comma, he has to give assent. President can't return money bill, comma, he has to give assent. ASSENT. ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ तुम फाइनेंशियल बिल. एक स्टेटमेंट लिखो ये, और इस पे ना स्टार बना देना 2 3 4. ऑल मनी बिल्स, नहीं, बस एक स्टेटमेंट लिखो, मैं बताती हूँ, उस पे स्टार बना लो. ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स. All money bills are financial bills, but all financial bills are not money bills. इसका मतलब कि ज्यादा एम्बिट किसकी हुई, मनी बिल की या फाइनेंशियल बिल की? हाँ, फाइनेंशियल बिल ज्यादा, क्योंकि फाइनेंशियल बिल में तो मनी बिल भी आ गया ना. इसलिए ठीक है. फिर लिखो ओनली दोज, नेक्स्ट लाइन, ओनली दोज फाइनेंशियल बिल्स. ये ना आपने जब स्टेटमेंट लिखी है इसके नीचे एक हेडिंग डाल दो फाइनेंशियल बिल, या फिर हाँ चलो डाल दो फाइनेंशियल बिल डाल दो हेडिंग. ओनली दोज फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स. Only those financial bills are money bills which contain exclusively matters which are mentioned in Article 110. Exclusively the matters that are contained in Article 110. Full stop. There are 2 types of financial bills. लिखो full stop. Next line.
there are two types of financial bills. First, financial bill 1. Oh, 1 minute. I think the connection is gone. Online students, can you hear me? Because it seems that my connection has been cut off. Can you hear me? हाँ जी, मैंने क्या लिखा है आपको? फाइनेंशियल बिल 1 हेडिंग डाल दी. फाइनेंशियल बिल 1 में लिखो, इट इज डेल्ट अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 1. अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 1. 117 clause 1. लिखो 1 first clause. It is similar to money bill. It is similar to money bill in two respects. Okay. It is similar to money bills in two respects. Full stop. Both of them can be introduced. Both of them can be introduced in Lok Sabha, but not Rajya Sabha. Lecture is getting ना आप तो धीरे बोल रहे हो, वो वाले शब्द फिर भी लिख ही लेते. full stop. कोई बात नहीं. Recommendation happens. Recommendation of president. मैं किसी के साथ. हाँ जी. Recommendation of president is essential in both the cases. कौन से both cases? Legal और financial bill. अच्छा, हम वही कर रहे थे. अब ये पॉइंट नंबर जहाँ पे मैंने इट इज सिमिलर टू मनी बिल्स लिखा है ना, वहाँ पे पॉइंट 1 इसको बना लो, ये पूरे को, और अब सेकंड पॉइंट लिखो. आप लोग ना वो बादाम खाना शुरू करो, मैं कल लेके आऊंगी भिगो के. मैं वो तो गर्मियों में नहीं खाता थे होगी. अब पॉइंट नंबर 2 लिखो. चलो, पॉइंट नंबर 2. at time comma financial bill 1 is treated like an ordinary bill. It's treated like an ordinary bill. Full stop. It can be either rejected. It can be either rejected or amended by Rajya Sabha. Or amended by Rajya Sabha. Full stop. By Rajya Sabha. Full stop. ठीक है, इसी में लिखो, in case of disagreement, comma, president can call for joint sittings. President can call for joint sittings. Full stop. Next point. When bill is presented to president, comma, he can either give. When bill is presented to president, he can either give his assent. To the bill or withhold his assent. Withhold his assent. Withhold his assent or return the
recommendation or return the bill for recommendation. Full stop. अब एक और हेडिंग डालो, फाइनेंशियल बिल 2. फाइनेंशियल बिल 2, ठीक है. इसमें लिखो it contains provisions involving expenditure from provisions involving expenditure from मैं आज के बाद डिक्टेशन ही नहीं दे रही आपको. From Consolidated Fund of India but doesn't include matters in Article 110. Full stop. It is dealt under Article 117 clause 3 full stop. It is treated like an ordinary bill. It is treated like an ordinary bill but the only difference between ordinary bill and financial bill 2 is that prior recommendation of president is necessary. आप इतना ही लिखो फिर कंफ्यूज हो जाओगे. Prior recommendation of president is necessary. आज हमें सुप्रीम कोर्ट भी करना है. President is necessary. Full stop. अब फाइनेंशियल बिल 2 है ना, अपनी कॉपीज में देखो. अब मैं समझाती हूँ इसका मतलब क्या है. फाइनेंशियल बिल 2 का मतलब ये है कि देखो जो आपके हमने एक्सपेंडिचर पढ़े ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो खर्चे होते हैं वो तो आते हैं फाइनेंशियल बिल 2 में, लेकिन मनी बिल्स जो 110 में डिफाइंड है वो वाले मैटर्स नहीं आते इसके अंदर फाइनेंशियल बिल 2 के अंदर. ठीक है, फर्स्ट वाले में तो आते हैं और प्लस जनरल लेजिस्लेशंस, और इसमें आपके आते हैं मैटर्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर्स प्लस ये. और ये एग्जैक्टली लाइक ऑर्डिनरी बिल होता है. एग्जैक्टली सब कुछ सेम होता है, बस थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है. अब जो मैंने पहली चीज बताई थी वो भूल जाना बिकॉज वो बहुत टेक्निकल है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे. बस इतनी बात समझो कि इसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है. मतलब जैसे लोकसभा और राज्यसभा में आर्गुमेंट्स वगैरह चलती है तो उसकी रिकमेंडेशन की जरूरत है. तो तीनों बिल्स में रिकमेंडेशन की जरूरत होती है. ठीक है, बस. अब आ जाओ एक बार प्रोवाइडेड में 117 के, ये रहने दो, इसमें रहने दो. अब आ जाओ क्लॉज 3 पे. 117 क्लॉज 3. A bill which if enacted and brought into operation would involve expenditure from Consolidated of India shall not be passed by either House of Parliament unless President has recommended to that House for consideration of the bill. अब जैसे प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे कि आप इसमें कोई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है, ये आप एक्सपेंडिचर एक और इंक्लूड करो. ठीक है, कि जो लॉयर्स हैं आज के बाद इंटर्न्स इनको भी पे करोगे और एक्सपेंडिचर लेट से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगा. ठीक है, तो ये जब प्रेसिडेंट रिकमेंड कर देंगे तो क्लॉज 3 में ऐसा हो सकता है, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल बिल 2. समझ कर? मतलब मैम अभी तो चल रही है नहीं बात कि लॉस नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं. वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वैसे वो तो मैं ऐसे बहुत ही ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ.
हाँ जी तभी बताया मैंने आपको। और देखो क्लॉज 2 का बस ये मतलब है, क्लॉज 2 में इन्होंने ये बताया, पढ़ नहीं रही वैसे, मतलब समझ लो कि कौन से जो बिल्स होते हैं उसमें फाइनेंशियल बिल कौन, मतलब मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स कौन से नहीं होते। अब जैसे आप लेट्स से लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज टैक्स इम्पोज करती हैं, वो आपके बिल्स में नहीं आते ना, मनी बिल्स में यार है तो वो भी पैसे। अब हर एक चीज पैसा जो भी होता है वो फाइनेंशियल बिल के अंडर नहीं आता, ठीक है। तो लोकल म्यूनिसिपैलिटीज कई बार जैसे होता है ना, चंदा इकट्ठा करता है सोसाइटी वाले तो वो क्या है, वो भी तो पैसे ही है, हो सकता है वो स्टेट के अंडर आए बट वो नहीं है बिल, ठीक है। प्लीज आ जाओ 118 पे। अब रूल्स ऑफ प्रोसीजर, क्लॉज 1, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट मे मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इतना अंडरलाइन करके रख लो। कंडक्ट ऑफ बिजनेस यानी कि रोजमर्रा की बहस कैसे होगी, अपने रूल्स पार्लियामेंट बना सकती है। ये देखो अभी तो यहाँ पे जैसे पार्लियामेंट का पता है क्या है, पार्लियामेंट का ये बताया कि कौन कौन से यहाँ पे अथॉरिटीज होंगी, मिनिस्टर्स कौन होगा, वो सब बातें अलग है, वो तो पढ़ ली हमने। लेकिन इसमें ये बोल रहे हैं कि बिजनेस कैसे रेगुलेट होगा, ठीक है। तो कौन कब आएगा, जैसे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको उस दिन समझाया था, 0 क्वेश्चन और वो तो लिखा नहीं है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये इनकी खुद की रूल बुक होती है, उसमें होते हैं पार्लियामेंट्री रूल्स के अंदर, ठीक है। एंड क्लॉज 3 पे आ जाओ एक बार, इसका क्लॉज 2 इज नॉट इम्पॉर्टेंट। क्लॉज 3, द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल मे मेक रूल्स एज टू प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट सिटिंग्स एंड कम्युनिकेशन बिटवीन 2 हाउसेस। तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, वो राज्यसभा की चेयरमैन प्लस स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिकमेंडेशन देके कुछ जॉइंट सिटिंग्स के रिगार्डिंग रूल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और लिखा है क्लॉज 4 में, एट अ जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ स्पीकर ऑफ हाउस of people in his absence such person as may be determined by rules of procedure made under at clause 3 shall preside, ठीक है। तो अगर जो लेट्स से अब चेयरमैन साहब क्या है, वो तो जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज आल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी बहुत सारी ड्यूटीज हैं, इसलिए तो अगर ये हाउस ऑफ स्पीकर ऑफ पीपल जाए, जो हाउस ऑफ पीपल का जो स्पीकर है कौन है, मिस्टर ओम बिरला, ठीक है। तो अगर ये चाहे तो व्हाट ही कैन डू इज ही कैन ये देख सकते हैं कि कौन यहाँ पे प्रिजाइड करेगा जॉइंट सिटिंग में, और वैसे खुद ही करते हैं जॉइंट सिटिंग में प्रिजाइड, ठीक है। 120 पे आ जाओ, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन पार्ट 17 but subject to the provisions of article 348 business in parliament shall be transacted in Hindi or in English। प्लीज इसको मार्क कर लो, business in parliament shall be transacted in Hindi or in English। कहते देखो जो आपकी पार्लियामेंट में ये लोकसभा राज्यसभा में के जो बहस होती है, आर्गुमेंट्स होती हैं, बिल रखना है, ये रखना है, तो कहते हैं ये सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड, हर एक चीज में प्रोवाइडेड है, provided that the chairman of Rajya Sabha or speaker of Lok Sabha or person acting as such as case may be may permit any member who cannot adequately express himself in Hindi or in English to address the house in his mother tongue। please mother tongue को करो underline। तो कह रहे हैं देखो जनरल रूल तो ये है कि आप सिर्फ हिंदी और इंग्लिश यूज करोगे, क्योंकि इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है और यहाँ पे मैक्सिमम हिंदी स्पीकिंग स्टेट से लोग आते हैं, पंजाब से हम, लेकिन हिंदी भी अच्छे से बोल देते हैं, तो इसलिए हिंदी बोल लेंगे सब। पर कहते हैं अब लेट्स से कोई कंफर्टेबल नहीं है, अब भगवंत मान चले गए वहाँ पे, उनको पंजाबी बोलनी है तो बोलो आराम से, और हर कोई शशि थरूर भी नहीं होता कि इंग्लिश बोले, तो आप तेलुगु भी बोल सकते हो। तो आपने कभी भी देखा होगा ना, वो तेलुगु में डिफरेंट लैंग्वेजेस में पार्लियामेंट में वो बोलते हैं, क्यों? क्योंकि देखो जो आपके जो आप एमपीज एमएलए वगैरह इलेक्ट करते हो, अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस ही ना कर पाए, तो इसीलिए बोलते हैं जिस आप मदर टंग में अपनी है ना मतलब वो हो कंफर्टेबल। तो मदर टंग क्या होता है? मदर टंग बेसिकली मीन्स कि आपकी या मदर टंग मतलब पिंक नहीं, मदर टंग मतलब या एग्जैक्टली जो बचपन से बोलते आ रहे हो, ठीक है। Clause 2, unless Parliament by law otherwise provides, this article shall, after the expiration of 15 years from the commencement of this constitution, have effect as if words or in English were omitted। प्लीज इसको मार्क कर लो, और इंग्लिश वर omitted 15 years। कहने का मतलब है अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था 1950 में आ गया, कहते 15 साल के बाद, तो 1950 50 + 15 कितना हुआ? 65। तो कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन आने के
15 साल बाद ये समझेंगे कि जो आपने इंग्लिश वर्ड लिखा ना क्लॉज 1 में, इसको हटा ही दिया है। इसका मतलब कि सिर्फ हिंदी बोलो या फिर सिर्फ आप मदर टंग बोलो, हम मानेंगे कि आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते उसमें। कहाँ पे? क्लॉज 1 में। तो एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है, इंग्लिश इन्होंने ओमिट करी नहीं है। जो हमारे मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो तो ये चाहती थी कि इंग्लिश, क्योंकि पता है क्या, देखो सारा कुछ बैराइट सारा कुछ हमारा इंग्लिश में है, ठीक है। और इन्होंने ऑल दो बनाए ये न्यू लॉस, पर ये भी इंग्लिश में अमेंडमेंट्स की ना इन्होंने सारी, हिंदी में तो नहीं बना दिए। डिक्लॉट एडिशन होता है आपका, वो बात अलग है। डिक्लॉट भी वैसे खरीद लो एक बार, पर आप अभी इंग्लिश ही पढ़ो, छोड़ो कंफ्यूज हो जाओगे। डिक्लॉट एडिशन होता है कि ये जो बैर एक्ट है ना, इसकी एक हिंदी की भी पूरी वर्जन आती है। उससे क्या होता है कि हिंदी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो डिक्लॉट एडिशन होती है। पहले मेरे पास थी डिक्लॉट एडिशन, बट हिंदी इज वेरी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फिर अब इन्होंने इसमें बोला है कि हम देखो हमारे ये ब्रिटिशर्स इतने तंग आ चुके थे, इंग्लिश तो उनकी लैंग्वेज थी, बोल रहे थे कि हम तो ये मानेंगे कि इंग्लिश है ही नहीं। बट अब जब चल रहा है कि चलो इंग्लिश में चल रहा है, अब सब कुछ इंग्लिश में चल रहा है, सो इट्स ओके, बिकॉज इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है ना, तो वो चीज़ तो एग्जीक्यूट हो नहीं पाई। और अगर लेट्स से हमने ये माना कि क्लॉज 1 में इंग्लिश है ही नहीं, ओमिट, हमने मान लिया कि इंग्लिश हटा दी गई है, लेकिन प्रोवाइजो में लिखा है मदर टंग। अब लेट्स से शशि थरूर साहब है, उनकी तो मदर टंग लंदन से पता नहीं क्या कुछ करके आया वो, तो उनको तो मना ही नहीं कर सकते आप, है ना। निर्मला सीतारामन जी की कभी स्पीच सुनना आप लोग, ठीक है। शी लुक्स ग्रेट एंड शी स्पीक्स वेरी वेरी गुड फ्लुएंट इंग्लिश। तो फिर उसमें केस में क्या करोगे आप? बोलोगे कि चुप करो? नहीं, ठीक है। तो 15 इयर्स वाला वो चाहते तो थे, पर हुआ नहीं ऐसा। 121 रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। No discussion shall take place in Parliament with respect to conduct of any judge of Supreme Court or High Court in discharge of his duty, except upon a motion for presenting an address to the President praying for removal of the judge as in hereinafter provided। तो कह रहे हैं कि जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, इसका मतलब पार्लियामेंट के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कोई कंडक्ट, अब आप ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने ये जजमेंट ऐसे क्यों पास करी, ठीक है। ऑब्वियसली वो लॉ ही उल्टा बना देते हैं, वो बात अलग है। तो आप कभी भी पार्लियामेंट ये नहीं डिस्कस कर सकता कि ये इन्होंने लॉ क्यों बनाया, बट कहते हैं हाँ, लेकिन जब रिमूवल ऑफ जज, अभी पढ़ेंगे हम 124 में, लेकिन जब रिमूवल ऑफ जजेस का सवाल आता है तब ये आपके एमपीज ही करते हैं रिमूव, क्योंकि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है ना। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। 50 122 आपको ना मेरी शक्ल याद आ जाएगी पेपर। हाँ ओके, आर्टिकल 122 कोर्ट्स। अच्छा चलो, अब हमने सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट करना है, तो प्लीज आ जाओ 122 पे। कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। तो 121 में तो हमने ये पढ़ा कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में डिस्कशन नहीं करेगी। 122 में ये है कि अब जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, या कोई भी कोर्ट है, वो पार्लियामेंट के बारे में कोई प्रोसीडिंग्स के बारे में कोई इंक्वायरी या डिस्कशन नहीं करेगी, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब प्लीज आ जाओ चैप्टर 4 यूनियन जुडिशरी। देखो आपका ना यूनियन जुडिशरी वाला चैप्टर पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ढंग से समझना आप। ये 124 से लेके ये लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पता नहीं आप आए थे या नहीं, मैंने करवा दिया इनको। हाँ, फिर लेक्चर सुनो पुराने वाले, मैंने तो करवा दिया है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देख लेना एक बार, नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछ लेना। चलो अब आ जाओ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपका दिया हुआ है फ्रॉम 124 से लेके 147। अब 124 से बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लॉज 1, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अ सुप्रीम कोर्ट को अंडरलाइन करो। कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and until parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges। आपके पेरेंट में भी 7 other judges दिया हुआ है। देखो
मैं बताती हूँ इनको वही अभी तो है 50। देखो सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन होता है, पहले यही कौन कौन होता है वैसे देखो 124 पे आ जाओ एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज 100% अटेंशन पे करना है इसमें। 124 क्लॉज 1, एक तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जैसे इस टाइम पे है चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले होते थे 7 अदर जजेस, आपके बेयर एक्ट में 7 अदर जजेस लिखा है ना, फिर उसके बाद इन्होंने कर दिए थे 25 से 30, और 1986 में थे 25 जजेस इन्होंने बढ़ा के कर दिए। तो 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तब तो था कि 7 जजेस हो सकते हैं विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर ये नंबर हटा के 1986 में इन्होंने 25 कर दिया। 2008 में इन्होंने ये बढ़ा के 30 जजेस कर दिए और फिर तो केसेस इतने पेंडिंग हुए कि 2019 में इन्होंने ये नंबर बढ़ा के कर दिया 33। तो आज की डेट में आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33, मतलब टोटल 34 जजेस हो सकते हैं इन सुप्रीम कोर्ट। और अच्छा अभी बताओ प्रेजेंट कितने हैं जजेस, स्ट्रेंथ 34, फुल है सुप्रीम कोर्ट इस पर। तो देखो जब आपका पार्लियामेंट आया, मतलब पार्लियामेंट नहीं, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ होते थे 7 अदर जजेस, ठीक है। और आपके ये फुट नोट्स में देखना जरा, 1 फुट नोट, फर्स्ट फुट नोट दिखा आपको 30 2008, इसको मार्क कर लो। 2008 में 30 और 25 1986 में, और अब इन्होंने कर दिए हैं बाय 2019 अमेंडमेंट, एक बिल आया था देखो, सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2019। तो सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2019 आने के बाद इन्होंने 30 जजेस को 34 जजेस कर दिया था। तो ये मतलब एक्चुअली ये 1 CJ प्लस 33 ऐसे है, 33 अदर जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसमें आपके ऑलमोस्ट 9 न्यू जजेस अपॉइंट हुए थे 2019 में, और आपके इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के में जजेस है टोटल 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो अब क्लॉज 2 पे आ जाओ। Every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal on the recommendation of, ये खत्म हो गया है। अब क्लॉज 2 इसमें है, for after the consultation with such judges of Supreme Court and of High Courts and State as President may seem necessary for the purpose। अब आपको एक चीज समझानी पड़ेगी मुझे, फिर आप शायद नहीं तो अभी कंफ्यूजन होगी। देखो ये NGAC वाला केस अब तो ये कल ही हो पाएगा बिकॉज फिर टाइम लग जाएगा, लेकिन एक चीज को समझ लो पहले ना, आपको पता है ना NGAC थी, तो पता ही होगा कौन सा केस था, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये देखो फुटनोट्स में लिखा है, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। देखो एक ना NGAC होता था, हाँ जी एग्जैक्टली। तो ये ना नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होता था पहले, ये मैं डिटेल में कल बताऊंगी, बट इतना समझ लो इसमें क्या होता था, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते थे, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। अरे इस पे देखो ना बोर्ड पे, बुक में क्यों देख रहे हो, प्लस यूनियन मिनिस्टर, फिर कंफ्यूज हो जाते हो आप। एक मिनट ये देखो, ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो इसमें क्या होता था, देखो बात समझना, 19 ये जो आपका 2014 तक क्या पोजीशन थी, एक मिनट, 1981, हाँ। तो पहले आपकी क्या पोजीशन थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया है, तो पहले इनिशियली ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करता था, ठीक है। और क्या करता था वो, कंसल्टेशन लेता था ऑफ अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस,
देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कोई भी जज कैसे बनता है, जज सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें क्या होता था, एक तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो अपॉइंट करता था और उसके साथ बाकी के सुप्रीम कोर्ट जजेस, अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस और प्लस कोई हाई कोर्ट जजेस भी। तो इनकी सजेशन लेके, इनकी रिकमेंडेशन लेके हम किसी को, जैसे हाई कोर्ट जजेस को नॉर्मली हम सुप्रीम कोर्ट जजेस बना देते थे, तो पहले पुरानी वाली पोजीशन हमारी यहाँ पे थी। फिर बाद में इन्होंने क्या करा, बाद में ये ले आए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। एनजीएसी में क्या हुआ, इन्होंने बोला कि नहीं ये गलत है, ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी होगी सारी जजेस की। इन्होंने बोला कि 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज होने चाहिए रिकमेंडेशन के लिए, एंड प्लस एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होना चाहिए, मतलब आपका कोई लॉ मिनिस्टर होना चाहिए। और जब ये रिकमेंडेशन देते थे तब आपका बनता था एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन अब पोजीशन पता है क्या है, प्रेजेंट। फिर इसके बाद बहुत सारे 2-3 केसेस आए हैं, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फर्स्ट, अब कल हम डिटेल में समझेंगे। आपका फर्स्ट जजेस केस आया है ना, वो सारे 3-4 केसेस आए और उसके बाद होने पता क्या लग गया था कि जैसे अब देखो लॉ मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर ये क्या हो गया आपका एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट है ना, जुडिशरी का पार्ट तो है नहीं। तो अब इससे क्या होना ना, फेवरेटिज्म शुरू हो गया कि जो मेरा फेवरेट बंदा होगा मैं उसको जज बना दूंगा, है ना। तो क्या हुआ, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट को ये एनजीएसी खत्म करना पड़ा। तो जहां पे भी आप आज की डेट में बेयर एक्ट में एनजीएसी पढ़ते हो ना, वो खत्म हो चुका है। तो इतनी मोटी मोटी बात ये समझ लो कि आज की डेट में एनजीएसी नहीं है, जहां पे भी दिया हुआ ना। तो अब हम पता है क्या करते हैं, तो अब हम पुराने वाला बेयर एक्ट फॉलो करते हैं, जो फुटनोट्स में लिखा होगा ना। देखो जैसे इधर आओ, मैं आपको बताती हूँ एक वे पढ़ाने, क्योंकि ना इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। कई मैंने देखा वो अभी भी एनजीएसी समझते हैं, मतलब केसेस पढ़ते नहीं है लोग। जहाँ पे यहाँ पे आपका लिखा है ना क्लॉज 2 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनजीएसी, देखा आपने 124 क्लॉज 2 में ब्रैकेट में लिखा है ना, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसको काट दो एक बार में, ठीक है, और उसके नीचे एक फुटनोट दिया होगा नंबर 2, उस पे आओ जरा। नंबर 2 फुटनोट मिला आपको? उसमें लिखा है आफ्टर कंसल्टेशन with such of the judges of Supreme Court and of High Courts in states as President may deem necessary for purpose। अब हम ये फॉलो करते हैं, समझ में आया? Yes, ma'am। तो अब करंट पोजीशन क्या है कि एक चुप रहो यार, you guys are very funny। Okay, please come back। सेकेंड क्लॉज में ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट जज कैसे अपॉइंट होता है। तो करंट पोजीशन है, इसको हटा देती हूँ मैं। एक आपका प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट तो देखो प्रेसिडेंट करेगा, क्योंकि आपने ये तो देख लिया होगा अभी तक कि मेन जो सारे हैं प्रेसिडेंट ही करता है सबको अपॉइंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट होती है बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन हमें किसके रिकमेंडेशन की जरूरत है, मतलब कौन बताएगा इनके, तो सुन लो पहले मेरी बात, ठीक है। आफ्टर कंसल्टेशन विद such judges of Supreme Court and High Court as President deems necessary। यार देखो, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी तो जज ही है ना, तो ये कैसे होगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आपके, इसको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा और किसके कहने पे करेगा? तो प्रेसिडेंट, हाँ, सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस, बात खत्म, ठीक है। और एनजीएसी वाली बात आपको कल बताऊंगी। अब आ जाओ। हाँ बिल्कुल, बिकॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ना, एंड तो इनकी अपॉइंटमेंट भले कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या अदर सुप्रीम कोर्ट जज हो, सेम अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर सबके लिए सेम है। एंड शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो मतलब 65 ईयर्स के बाद आप नहीं कर सकते हो होल्ड, 65 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट कंपल्सरी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट क्लॉज ए, a judge may by writing under his hand address to
द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। प्लीज प्रेसिडेंट और जज को रिजाइन को अंडरलाइन कर लो। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई जज है, उसको रेजिग्नेशन देना है, तो वो क्या करेगा, रिटन में रेजिग्नेशन दे देगा टू द प्रेसिडेंट। तो इतना जब आपको अगर कभी अपॉइंटमेंट और रिमूवल में कंफ्यूजन होना, तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जो अपॉइंट करता है रिमूव भी वही करता है। तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा, रिमूव भी प्रेसिडेंट ने कर, जो रिजाइन भी प्रेसिडेंट को कर दिया आपने। रिमूवल इज अ सेपरेट थिंग। बी, अ जज मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एज पर क्लॉज 4। अब देखो, जो आर्टिकल 61 में कौन सा वर्ड यूज हुआ था, इम्पीचमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में यूज होता है। कई लोग इम्पीचमेंट यहाँ पे भी समझ लेते हैं। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट सिर्फ एक जगह यूज हुआ है, आर्टिकल 61 में। लेकिन आप, हाँ, इम्पीचमेंट होता है कि प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव करते हैं, आर्टिकल 61 में। क्लॉज 4 पे आ जाओ एक बार, ये क्लॉज 3 पे आ जाओ, बाद में पढ़ेंगे, रिमूवल कल पढ़ेंगे। क्लॉज 3 पे आ जाओ एक बार। A person shall not be qualified for appointment as a judge of Supreme Court unless he is a citizen of India. तो पहले तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। फॉरेनर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कोर्ट जज। And clause A has been for at least 5 years judge of a high court or of 2 or more such high courts in succession. इसका कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है कि अगर कोई लेट्स से, अब लेट्स से कि कोई 5 इयर्स के लिए हाई कोर्ट जज था, ठीक है, 5 साल के लिए अगर वो कोई हाई कोर्ट जज था, या फिर 2 और मोर कोर्ट्स इन सक्सेशन। अब हो सकता है कि कुछ देर ये रहे हैं हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जज, ठीक है। एंड कई बार जो आप नॉर्मली देखना कि जो चीफ जस्टिस बनते हैं ना डिफरेंट हाई कोर्ट, वो किसी और स्टेट के होते हैं, लेकिन जो अभी की हमारी प्रेजेंट है चीफ जस्टिस रितु भरी, शी इज फ्रॉम पंजाब इटसेल्फ, ठीक है। तो वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल कौन से, लेट्स से बॉम्बे हाई कोर्ट में रहे प्रेसिडेंट क्यों बोल रहे, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे फॉर 2 इयर्स और यहाँ पे भी 3 इयर्स। तो 3 इयर्स ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में रहे और 2 इयर्स बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो कहते हैं या तो आप पूरे 5 साल एक हाई कोर्ट में आप जज रहे हो, या तो आप कुछ साल एक हाई कोर्ट में और कुछ साल एक हाई कोर्ट में रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, तो नाउ यू आर एलिजिबल टू बिकम सुप्रीम कोर्ट जज। तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट जज आप पॉइंट हो जाओ, मेनली 5 इयर्स, ठीक है। बी, has been for at least 10 years an advocate of a high court or of 2 or more such courts in succession। देखो क्लॉज ए तो आपका बात करता है अबाउट बेंच एंड कह रहे बार, तभी बोलते हैं ना बार एंड बेंच, तो बार से भी, तो इसका मतलब अगर कोई एडवोकेट है 10 साल वो एडवोकेट रहे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए, तो आप उसको भी सुप्रीम कोर्ट जज बना सकते। जैसे आपकी जस्टिस इंदु मल्होत्रा है ना, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, वो पहले एडवोकेट थी, बाद में उनको बनाया था जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। या फिर लिखा है और ऑफ 2 और मोर कोर्ट्स इन सक्सेशन, या कुछ टाइम आपने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करी, कुछ 5 साल कहीं और करी, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 पे आ जाओ एक बार। एक्सप्लेनेशन 1 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाई कोर्ट की एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, हाई कोर्ट के होने चाहिए। एक्सप्लेनेशन 2, इन कंप्यूटिंग फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज अ पीरियड ड्यूरिंग विच a person has been an advocate, any period during which a person has held judicial offices not inferior to that of a district judge and after he became an advocate shall be included। क्या हुआ, आपने क्या करा, एज एडवोकेट प्रैक्टिस करने लग गए, पेपर क्लियर ही नहीं हो रहा था इतने सालों से, ठीक है, तो अब लग रहा है यार कुछ तो करें, तो प्रैक्टिस करी लेट्स से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, ठीक है, फिर फाइनली आप लग गए जज, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसे कैसे हो गए। अब लेट्स से आप हायर जुडिशरी में क्योंकि हायर जुडिशरी में देखो एक और आपके लिए होप है, लेट्स से 35 साल के हो गए, एज लिमिट क्रॉस हो गई और पेपर नहीं दे पाए, ठीक है, और क्या हुआ, क्लियर ही नहीं हुआ, फिर आपने क्या करा, आप एडवोकेट रहे 5-7 साल तक आपने यहाँ प्रैक्टिस करी, 7 साल के बाद पता है आप हायर जुडिशरी का भी एग्जाम दे सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वहां पे गया आप सीधा
एडीजे सिलेक्ट हो गए, है ना। तो लेट्स से आप कुछ साल तो एडवोकेट रहे हाई कोर्ट के, 7 साल प्रैक्टिस करी वहां पे, बाद में आप डिस्ट्रिक्ट जज बन गए, ठीक है, और वहां पे आपने क्या करा, अपनी वो करने लगे, जजशिप करने लगे, तब भी उसके बाद भी क्या कर सकते हो आप यू कैन बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। खुश हो गए सारे। क्या करोगे? हाँ हाँ प्लीज इतना चलो, टाइम तो हो गया। आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे? 2:45 पे, बस 2 मिनट और। 4th क्लास पढ़ लो एक बार। A judge of Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of president. तो पहले प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा तभी सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव किया जा सकता है। Passed after an address by each house of parliament supported by majority of total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of the house present and voting has been presented to the president in same session for such removal on the ground of proved misbehavior or incapacity. देखो क्या होता है, पहले ये जो मैंने बताया ना रिमूव, इसको अपॉइंट किसने करा? प्रेसिडेंट ने। तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ही बोलेगा इसको रिमूव भी करो। अब एक ऑर्डर देगा प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑर्डर देगा प्रेसिडेंट, किसको देगा? लोकसभा एंड राज्यसभा को। वो बताएगा कि इस जज को रिमूव करना है, और फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बाय 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि बाय स्पेशल मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट जज को हटाना पड़ेगा। आपको स्पेशल मेजॉरिटी याद है ना? 2/3। फिर उसके बाद अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने 2/3 मेजॉरिटी से इसको रिमूव कर दिया देन पर, और इसके 2 ग्राउंड्स हैं जब हम रिमूव कर सकते हैं, या तो इसको कर दो बाय मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे, या कर दो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनकैपेसिटी। देखो क्या हुआ, जैसे ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, इन्होंने बोला लोकसभा को एंड राज्यसभा को, हमें लगता है कि ये एक जज है, पर्टिकुलर ये जज है, और इन्होंने ब्राइबरी ली है, किसी केस में, तो ये मिसबिहेवियर हो गया। फिर लोकसभा और राज्यसभा ने क्या करा, इन्होंने भी बाय 2/3 मेजॉरिटी और इन्होंने भी बाय 2/3 मेजॉरिटी क्या करा, उसको साइन कर दिया, एसेंट दे दिया अपना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इनको लगता है, फिर उन्होंने अपना जो व्यू है प्रेसिडेंट को दे दिया, और जब वो प्रेसिडेंट ने भी चीज साइन कर दी ना कि हाँ आई अग्री विद इट, तो फिर क्या करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव कर दोगे। एंड इनकैपेसिटी का मतलब होता है कि लेट्स से कि इनकैपेसिटी का मतलब होता है कि लेट्स से मेंटली अनसाउंड माइंड के हो गए, ठीक है, हाँ, केपेबल ही नहीं रहे कि वो डिसीजन दे सके, तो फिर आप उनको रिमूव कर सकते हो। और प्लीज क्लॉज पीटी के लिए क्लॉज 4 याद रखना कि कहाँ दिया हुआ है।